हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी गेट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए लास्ट ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज है हमारा पार्ट 9। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। यहाँ क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है उसके लिए करेक्ट हमसे पूछा गया है। सबसे पहले ये देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप होती क्या है। सॉरी, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो हमारी एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, एंडोडर्मिस कहाँ, रूट की एंडोडर्मिस में। अब एक बार इसके स्ट्रक्चर, तो ये है हमारी रूट की स्ट्रक्चर। एक बार इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो यहाँ क्या है, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स, थर्ड लेयर होती है एंडोडर्मिस एंड फोर्थ लेयर होती है पेरिसाइकल। यहाँ से इन सब से गुजरने के बाद क्या है, वाटर हमारे जाइलम तक जाता है। यहाँ जाइलम में आने के बाद वाटर प्लांट की जितने भी पार्ट्स होते हैं अदर पार्ट्स में क्या है, पहुंचाया जाता है। वाटर को क्या है, पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है हमारे, ये देखो एपिडर्मिस यहाँ है, प्लाज्मोडास्माटा है, उसके थ्रू वाटर कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ क्या है, एंडोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो हम इसी पर फोकस करते हैं। ये देखो जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट होता है उसके बीच में क्या है, हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है। और ये क्या करती है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है उसके लिए बैरियर की तरह फंक्शन करती है। बैरियर की तरह फंक्शन करती है, क्या करती है, एपोप्लास्टिक जो पाथवे होती है उसको ब्लॉक करने का ये फंक्शन करती है। अब हम देखते हैं, ये देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर स्पेसिफिक टू वेस्कुलर प्लांट्स फाउंड इन एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल में नहीं पाई जाती इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशंस मोस्टली फाउंड इन शूट टिश्यू। नो, ये भी गलत है, शूट में नहीं, ये रूट में पाई जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्ट्स एज ए सेलुलर बैरियर to allow selective nutrient uptake and exclusion of pathogens। यहाँ एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ क्या बोला गया है, ये एक्ट करती है सेलुलर बैरियर की तरह फंक्शन करती है, हमारे सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक होता है एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजेंस। तो ये हमारे सही हो जाए क्योंकि एक तरह से जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है उसके लिए बैरियर की तरह काम करती है। फिर है कैस्पेरियन स्ट्रिप आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है यहाँ तक। ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ये नॉन वेस्कुलर नहीं, ये वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी रूट की स्ट्रक्चर। इसमें एंडोडर्मल जो रीजन होता है वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है एंड ये एपोप्लास्टिक पाथवे के लिए बैरियर की तरह फंक्शन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोटिनोन इज ए केमिकल ऑफन यूज्ड टू किल इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रो प्लांट्स एंड फिशेस इन लेग्स। ठीक है, फिर रोटिनोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH डी नाइट्रोजिनेज एंजाइम, उसको क्या है, रोटिनोल क्या है, ब्लॉक करने का फंक्शन करता है। जैसे एरो लगेगा इस तरह से ब्लॉक करता है। कौन करता है इसको, रोटिनोन। रोटिनोन क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू यूबिक्विनोन इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यहाँ क्या है, ETS जो होता है, ETC सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये सारे फंक्शंस होते हैं। या यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है आगे से आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स कैन टॉलरेट रेटिनॉल एप्लीकेशन। यहाँ क्या है, हमें क्या बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है कैसे जो प्लांट है टॉलरेट कर रहा है रोटिनोल के एप्लीकेशंस को। अगर हम देखें ये क्या होता है, ये है, ये देखो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन DC। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ये है हमारी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है उसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन की अंदर की साइड क्या एम्बेडेड होता है, जिससे प्रोटॉन्स को वो बाहर की ओर निकालने में क्या है, बाहर की ओर निकालने में इनकेपेबल होता है। ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड ये है लास्ट में कॉम्प्लेक्स फोर। तो यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स वन जो होता है उसमें जो इनहिबिटर्स है, ये देखो रोटिनोन दिया हुआ है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करने का फंक्शन करता है। NADH को एंजाइम क्यू रिडक्टेज। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसका इनहिबिटर दिया हुआ है एंटीमाइसिन। यहाँ अगर हम देखें RACCOO, ये क्या है, एक कोड होता है। यहाँ क्या है, जितने भी
इनिबिटर्स है, जैसे कि आर जो है हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनिबिट कर रहा है, आर का मतलब है रोटिनोन, ए का मतलब है एंटीमाइसिन, फिर है डबल सी। तो जो सी एंड सी जो है ये किसको इनिबिट करते हैं, ये करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 4 को। ये देखो साइनाइड ऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड, तो इस तरह से ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद है ओ ओ, ये करता है ओलिगोमाइसिन, ये क्या है जो एटीपी सिंथेज होता है वहां पर ये क्या फंक्शन करता है, उसको क्या ब्लॉक करने का काम करता है, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो है रेटिनोल दिया है, ये कॉम्प्लेक्स जो ए है उसको ब्लॉक करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है यूबिक्विनोन जो है उसके पास नहीं आ पाते, ये चीज हमारी सब क्वेश्चन में बोली हुई है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन प्लांट टू रेजिस्टेंट टू रेटिनॉल, गलत है, ये रेजिस्टेंट नहीं होता है, ये उसके लिए इनिबिट का काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है प्लांट इनएक्टिव रोटिनॉन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेशन, ये भी नहीं होगा। फिर है सी में प्लांट्स हैव स्पेसिफिक चैनल दैट इन्फ्लेक्स रोटिनॉल, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्लांट्स हैव एडिशनल NADH डिहाइड्रोजनेज दैट रेजिस्टेंट टू टॉलरेंट, यहाँ क्या है, हम अगर नॉर्मली अगर हमारे रेटिनॉल प्रेजेंट है तो क्या है कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है उसको क्या है इनिबिट करने का फंक्शन कर रहा है, लेकिन हम बाहर से एडिशनली NADH डिहाइड्रोजनेज दे रहे हैं तो क्या है वो रेजिस्टेंट है रोटिनॉल के लिए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दो स्यूडोमोनास सिरिंजिन, ये क्या है, इंसेक्ट है, इन्फेक्शन इन प्लांट्स इज एक्टिवली इनहिबिट कर रहा है बाय द एंडोजीनस सिलिक एसिड ऑफ होस्ट ऑरिजन, ए सक्सेसफुल इन्फेक्शन इज स्टिल established because the bacterium secrete कोरोनाटाइन, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है वो सिक्रेट, इन्फेक्शन के बाद क्या है बैक्टीरिया जो है सिक्रेट कर रहा है कोरोनाटाइन, ये क्या है कोरोनाटाइन एक इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोरोनाटाइन, कोरोनाटाइन के बारे में हमें बताना है अच्छे से अच्छा, मतलब बेस्ट डिस्क्राइब करना है कोरोनाटाइन क्या होता है या इसका क्या फंक्शन होता है। नॉर्मली क्या है जो सियलिक एसिड जो होता है जब इसका ये पाथवे रन होता है तब क्या है प्लांट हमारा स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहा होता है, तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या है सियलिक एसिड एंड जैस्मोनिक एसिड दो पाथवे हमारे क्या है फंक्शन करते हैं इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। फिर हमें हमें यहाँ बताना है क्या नहीं है। तो हमें अगर यहाँ हम देखें कोरोनाटाइन इनहिबिट कर रहा है किसको, सियलिक एसिड बायोसिंथेसिस को। सेकंड दिया हुआ है कोरोनाटाइन प्रमोट कर रहा है बायोसिंथेसिस ऑफ जैस्मोनिक एसिड एंड जैस्मोनिक सिग्नलिंग इन टर्न इनहिबिट्स, ये गलत है, ये नहीं होगा। एंड ये इनिबिट करता है जैस्मोनिक एसिड वाली जो बायोसिंथेसिस पाथवे होता है उसको इनिबिट करता है, तो ये भी नहीं होगा। कोरोटाइन इज ए स्ट्रक्चर एनालॉग, ये स्ट्रक्चर एनालॉग जो है सियलिक एसिड का नहीं होता है, ये होता है जैस्मोनिक एसिड का। विच बाइंड टू, तो ये भी नहीं होगा। फिर है कोरोटाइन इज ए स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ जैस्मोनिक एसिड, ये क्या है जैस्मोनिक एसिड का एनालॉग होता है। विच एक्टिवेट्स जैस्मोनिक सिग्नलिंग टू इनहिबिट सियलिक एसिड रेस्पॉन्स, यहाँ क्या होता है जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ क्या है कोरोनाटाइन हमें क्या है यहाँ पर एक फैक्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन कर रहा है। अभी कोरोनाटाइन जो है वो जैस्मोनिक एसिड का एनालॉग है जो कि क्या कर रहा है जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग है उसको एक्टिवेट करके हमारे सियलिक एसिड का जो रेस्पॉन्स है उनको सबको क्या है इनिबिट करने का फंक्शन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर देखे तो ये है हमारे जैस्मोनिक एसिड की स्ट्रक्चर, ये है कोरोनाटाइन की स्ट्रक्चर। यहाँ देखो मोस्टली सारी सेम है स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन NH इस तरह से, ठीक है। ये एक्टिव है अक्रिंग इन प्लांट्स में, मोस्ट एक्टिव एब्सेंट होता है ये प्लांट्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिस्टेमिक डिपिक्ट्स एन अनएक्सपेक्टेड प्लांट सेल विद इन ए हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सीड है, सीड जब जर्मिनेट कर रहा है सॉइल से, इस तरह से सॉइल से जर्मिनेट होता है, यहाँ से हमारा प्लांट बाहर निकलता है इस तरह से। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलता है हाइपोकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल और ये है सीड। विद द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स फाइब्रिल्स मार्क ऑन इट सेल्फ वॉल, फिर है हमारे एक डायग्राम दिया हुआ है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप कुड मोस्ट likely result from the expansion of the cell if the pattern of cellulose fibril does not change, यहाँ क्या है हमें
एक डायग्राम दिया है, उसमें शेप दी हुई है उसकी, फिर यहाँ क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है दिस सेल का इफ द पैटर्न ऑफ सेलोज फाइब्रिल्स जो होता है वो चेंज नहीं हो रही है। अब चेंज नहीं हो रही थी, इसका मतलब जैसा हमको डायग्राम दिया है सेम वैसा का वैसा डायग्राम हमें इस हमारे ऑप्शंस में देखना है। तो यहाँ क्या है, ये डायग्राम, ये देखो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसमें इस तरह से ये अरेंज है तो ये नहीं होगा। ये इस तरह से चौड़ाई में ज्यादा दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। एंड ये है इस तरह से यहाँ पर अरेंज है तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम है जैसा उसमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया, सेलुलोज फाइब्रिल्स जो है डज नॉट चेंज, यहाँ क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये की ये शेप ही हमें वापस से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। यहाँ क्या है, हमें नॉट करेक्ट बताना है, मतलब सही नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू पोलन डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पोलन डेवलपमेंट पूछा गया है एंजियोस्पर्म में, तो एक बार हम पीछे चलते हैं, एक बार हम देखते हैं। ये है हमारे एंथर की स्ट्रक्चर या डायग्राम। यहाँ हम देखें, ये है यंग एंथर, ये है मैच्योर यंग, उसके बाद ये मैच्योर हो रहा है। तो यहाँ क्या है, इसकी जो लेयर्स की स्ट्रक्चर हम देखें तो जो बाहर वाली लेयर है ये है एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीशियम, फिर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है टैपिटम की, ये है टैपिटम लेयर। अब टैपिटम लेयर का क्या फंक्शन होता है, मैच्योर हो रहे जो पोलन ग्रेन्स है उनके लिए क्या करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ क्या है, बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको देखिए अच्छे से, इसका इनर साइड्स में इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्रासिस्ट के अंदर ये देखो टेट्राड कंडीशन में ये प्रेजेंट रहते हैं। एंड उसके बाद डीजेनरेटेड टैपिटम एंड मिडल लेयर। यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो जो टैपिटम लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी डीजेनरेट हो जाती है, एंड मिडल लेयर भी डीजेनरेट हो जाती है। अभी जो टेट्राड बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये रिलीज होते हैं एंड देन ये फीमेल के पास जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाई हुई है और अच्छे से, ये देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम एंड स्पोरोजीनियस टिश्यूज यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं, टैपिटम सेल वॉल इन एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट। तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर है टैपिटम सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट, ये भी गलत है, इंटैक्ट नहीं रहती है। ये जैसे जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में हमारे क्या है, पॉलन का डेवलपमेंट होता है, ये रिलीज होती जाती है, डिग्रेड होती जाती है। फिर है टैपिटम सेल वॉल ब्रेक्स डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयर इज रिमेन्स इंटैक्ट इन अदर्स। यहाँ क्या है, स्पीसीज टू स्पीसीज ये क्या है, वेरी करते हैं। किसी किसी में क्या है, पूरी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, किसी में रिमेन इंटैक्ट फॉर्म में रहती है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा ए हो जाएगा एंड बी हो जाएगा। ये क्या है, एमएसक्यू टाइप का हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए हम इसको रॉन्ग कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या है, विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज द टैपिटम सेल वॉल ब्रेक्स डाउन इन सम इंडिविजुअल्स एंड नॉट इन अदर, ये भी हमारे सही है। तो इस तरह से हमारे क्या है, टैपिटम लेयर का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, मैच्योर हो रहे जो पॉलन ग्रेन्स होती है उसको न्यूट्रिशन देने का फंक्शन करती है। अब यहाँ क्या है, जो टैपिटम लेयर जो होती है ये क्या है, स्पीसीज टू स्पीसीज क्या वेरी करती है, या तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है या कुछ इंटैक्ट फॉर्म में रह जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिल, इसको पैपकेज बोलते हैं, गवर्न CO2 फिक्सेशन इन बोथ C4 एंड कैम प्लांट्स। कैम जो प्लांट्स है उनकी रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पैपकेज एक्टिविटी इज ऑब्लिक आर करेक्ट। यहाँ क्या है, पैपकेज जो एंजाइम है एक्टिविटी के लिए हमें करेक्ट बताना है। तो पैपकेज प्लांट्स इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ क्या है, ये गलत होगा। हम एक बार समझिए यहाँ क्या होता है, ये देखो हमारी जो ये है C3 प्लांट्स, ये है C4 एंड ये है कैम प्लांट्स। यहाँ हम देखिए, देखो CO2 बन रही है, CO2 रुबिस्को RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिससे PGA बनता है, PGA से PGAL बनता है एंड इस तरह से हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ है कैल्विन साइकिल C3 साइकिल में। अब यहाँ क्या है, CO2 मेसोफिल साइकिल में आता है, C4 साइकिल में CO2 फिर हमारे बंडल शीट में जाता है, यहाँ से क्या है, कैल्विन साइकिल में जाता है जो CO2 हमारा बनता है। अब यहाँ क्या है, ये सब डे के टाइम हो रही थी,
3NC4 साइकिल। यहाँ क्या है, CO2 का जो फिक्सेशन जो होता है वो हमारे नाइट में ही हो जाता है, एंड दिन में क्या होता है, उसी CO2 को हम जो फिक्स करते हैं नाइट के टाइम में, उसी को हम क्या दिन में यूज में लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे कैंप प्लांट्स में। यहाँ क्या है, C4 कैंप प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ऑर्गेनिक एसिड होता है CO2 एंड शुगर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या है, CO2 इनकॉर्पोरेटेड इनटू 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। फिर क्या है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है CO2 फॉर्म में 2 केल्विन साइकिल। तो यहाँ क्या है, नाइट के टाइम में क्या है, CO2 का फिक्सेशन होता है। अब हमारे ऑप्शंस पर चलते हैं। तो यहाँ क्या है, डी में देखते हैं, पैकेज इन कैंप प्लांट्स इज इनएक्टिवेटेड बाय द डिफॉस्फोराइलेशन एट नाइट। फिर है पैकेज इन C4 प्लांट्स इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफॉस्फोराइलेशन एट नाइट। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर है पैकेज इन कैंप प्लांट्स इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग डे। तो ये भी हमारे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, C4 प्लांट्स जो होता है वो दिन में काम करता है, जबकि C3 प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट में काम करते हैं। तो यहाँ क्या है, पैकेज एंजाइम जो कैंप प्लांट्स जो होते हैं उनमें दिन में क्या है, डिफॉस्फोराइलेटेड कम फॉर्म में रहता है, जबकि C4 प्लांट्स में नाइट में ये क्या है, डिफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वर्क करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी एंड सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड डी जो है हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन और मोर प्रोसेस listed below does not या do not produce कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन। यहाँ क्या है, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। अब यहाँ भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ क्या है, ब्रेविंग वाइन यूजिंग ईस्ट। ईस्ट जब भी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस करता है तब क्या है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। जबकि बेकिंग ब्रेड यूजिंग ईस्ट, इसमें भी क्या है, हमारे CO2 का फॉर्मेशन होता है। जबकि मेकिंग अर्गट यूजिंग लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये जब भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है तब CO2 का फॉर्मेशन हमारे क्या है, हमारे यहाँ क्या है, डज नॉट या डू नॉट प्रोड्यूस। तो ये क्या है, CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। मेकिंग चीज यूजिंग फंगस, ये भी नहीं करता है। इस तरह से हमारे कौन CO2 का फॉर्मेशन नहीं करता है या प्रोड्यूस नहीं करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो हमारे यहाँ क्या है, लैक्टोबैसिलस एंड चीज में यूजिंग फंगस जो है वो हमारे CO2 का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये इसकी सी एंड डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।